एक परिवार में एक दिन एक बच्ची जन्म लेती है। जब परिवार वालों को पता चलता है कि उनके घर बच्ची हुई है तो वह काफ़ी निराश होते हैं और काफ़ी उदास रहते हैं। जब भी कोई उनसे पूछता कि आपको बेटा होने वाला था, क्या हुआ, तो वह नज़रें झुका के वहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी परिवार दुखी था बच्ची के होने से। कुछ ही सालों बाद उनके घर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम वह लोग राहुल दास रखते हैं। राहुल दास काफ़ी देखने में गोरा रहता है, काफ़ी सुंदर लड़का रहता है। यह बात वह लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर सबको बताते हैं, फ़ोन करके सबको बताते हैं कि मेरे घर एक बच्चा जन्म लिया है जिसका नाम हमने राहुल दास रखा है। मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती है, पार्टियाँ दी जाती है और पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया जाता है। लेकिन एक दिन उस परिवार के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे पूरा मोहल्ला ही नहीं, उनका पूरा समाज उनके ऊपर थूकने लगता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। कहानी का जो सिलसिला है वह जारी है। जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे अपील है, विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जान सकें और जागरूक हो सकें, सतर्क रहें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है यह कहानी असम की है। असम में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक आदमी था जिसका नाम रवि रहता है। रवि की एक दिन शादी हो जाती है और बहुत ही सुंदर कन्या के साथ उसकी शादी होती है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन उनको बच्ची की चाह मालूम पड़ती है। घर वाले प्रेशर देते कि अब एक बच्चा चाहिए। काफ़ी लोग खुश रहते हैं। बच्चा होने वाला होता है। करीब वह 8 महीने की गर्भवती रहती है। तो जो उसकी दादी रहती होने वाले बच्चे की, वह कहती कि बेटा होगा, और जो बाबा रहते उनके, वह कहते कि मुझे तो बेटी चाहिए। दरअसल उस घर में इससे पहले कोई बेटियां नहीं थी। और जो उसका पिता और जो माँ रहती है, जो रवि और उसकी पत्नी रहती है, वह बेटे की चाह में थे। 9 महीने जैसे ही पूरा होता है वह डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची जन्म देती है तो डॉक्टर आके बताता है कि आपको एक बच्ची हुई है। जब वह यह सुनते हैं कि उनको एक बच्ची हुई है तो पूरे परिवार वालों का सर झुक जाता है। वह काफ़ी उदास हो जाते हैं। लेकिन जो बाबा था वह काफ़ी खुश था। रवि तुरंत ही अपने पिता को डांटता है कि क्यों हंस रहे हो, हमारे जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो। बाबा समझदार थे, कुछ नहीं बोलते हैं, उदास होकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरा परिवार मानो कोई बड़ी आपदा आ गई हो उस बच्ची के होने से। कई महीनों तक उस बच्ची का नाम भी नहीं सोचा जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो घर में कोई मृत्यु हो गई हो। परिवार पूरा शोक में डूबा हुआ था। फिर दोनों कुछ साल बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं। उस बच्चे को जन्म देते हैं और उनको पता चलता है कि उनको बेटा हुआ है। तो वह उस बेटे की खुशी में पूरे मोहल्ले वालों को एक पार्टी देते हैं और पूरे मोहल्ले वालों को बुलाते हैं। डीजे बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और सबको बताते हैं कि मेरे घर बेटा हुआ है। सभी लोग बधाइयाँ देते हैं, खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। एक दिन उस लड़के का नामांकन होता है तो उस पंडित जी उस लड़के को बताते हैं कि यह लड़का आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। इससे आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, बहुत बढ़ोतरी होगी, और उस लड़के का नाम राहुल दास रखा जाएगा। तब से परिवार वाले उसको राहुल दास कह के बुलाने लगे। उस लड़के का नाम राहुल दास पड़ गया। राहुल दास जैसे जैसे बड़ा होता गया, देखने में वह काफ़ी सुंदर था। और जो लड़की थी वह थोड़ी सी सांवली थी। उसका नाम निशा रखा गया। लड़की भी पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन परिवार वाले उसे न बहुत ज़्यादा प्यार करते, न बहुत ज़्यादा उससे बोलते। ऐसा लगता था मानो वह किसी और के परिवार की है। लेकिन लड़का राहुल काफ़ी गोरा, सुंदर, सुशील लड़का। सभी पूरे परिवार वाले मिलकर उसको प्यार करते थे।
लेकिन जो लड़की का बाबा था वह लड़की को बहुत प्यार करता था। वह लड़की को घर की लक्ष्मी मानता था। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल में एडमिशन हुआ। जब लड़का 12th में चला जाता है तो वह एक दिन अपने क्लास में टॉप करता है। 11th में टॉप करता है और 12th में जाता है। पढ़ने में काफ़ी तेज़ तर्रार रहता है, काफ़ी उसका नाम रहता है उसके कॉलेज में। सारी लड़कियां उसको देखा करती थी। उसमें एक लड़की ऐसी भी थी जो बेहद खूबसूरत थी, जिसे वह देखता था। और लड़की एक दिन अपने कॉलेज के बाथरूम में जाती है तो वह लड़का उसका पीछा करता है। राहुल उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही लड़की बाथरूम में जाती है, लड़का बाथरूम के पास खड़ा रहता है। तभी एक टीचर आते हैं और देख लेते हैं कि राहुल लेडीज़ बाथरूम के पास खड़ा है। वह राहुल को बुलाते हैं और डांटते हैं और उसके परिवार वालों को फ़ोन करके राहुल की शिकायत करते हैं। जब राहुल घर जाता है तो उसके पिता रवि राहुल को डांटते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तुम ऐसा काम मत किया करो। तभी माँ बोलती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया होगा, पक्का उस लड़की की कोई ना कोई गलती थी। तभी राहुल बोलता है कि माँ, न उस लड़की की गलती थी, न मेरी गलती थी। मैं उस रास्ते से जा रहा था और बगल में ही बाथरूम पड़ता है और लड़की बाथरूम जा रही थी। टीचर मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी जलते हैं और मैं उनको भाव नहीं देता हूँ, इसलिए वह मेरी शिकायत कर रहे थे। माँ कहती है, बहुत बढ़िया बेटा, तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है, मन से पढ़ाई करना। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों लड़कों में, यानी कि जो लड़का रहता है राहुल और जो लड़की रहती है उसका नाम प्रिया रहता है, दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोनों फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। फ़ोन पे बात करते करते दोनों में प्यार हो जाता है और वह अब बाहर किसी पार्क में तो कभी किसी रेस्टोरेंट में मिला करते थे। लड़का नई नई बाइक खरीदता है और उस पर अपने गर्लफ्रेंड को बैठाता है, हमेशा कॉलेज लेके जाता था। एक दिन वह प्यार के ऐसे भंवर में फंस जाता है कि रात को जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं दोनों मिलने के लिए कि वह रात में ही लड़की के घर चला जाता है। लड़की अपने घर से बाहर गेट खोलकर निकलती है और लड़के को गले लगा रही होती है। तभी लड़की के घर वाले देख लेते हैं कि मेरी लड़की बाहर गई है। जैसे ही वह बाहर निकलते हैं, लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। और जब लड़की से पूछा जाता है कि तुम बाहर क्या करने आई थी, तो लड़की बोलती है, मुझे लगा कि कोई घर के बाहर बेल बजा रहा है। खैर, परिवार वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं, लड़की अंदर चली जाती है। अब लड़का घर नहीं जाता था। अब उस लड़की को लेकर वह होटल जाने लगा। होटलों में उसके साथ संबंध बनाने लगा। कई महीनों तक ऐसा चलता रहता है। जब वह 12th फाइनल कर लेता है और ग्रेजुएशन करने लगता है तो उस लड़की को भूल जाता है और फिर एक दूसरी लड़की को अपनी प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ भी वह सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि संबंध बनाने लगता है। होटलों में लेके जाता, प्रतिदिन संबंध बनाता। अब उसको सेक्स की यानी कि संबंध बनाने की यानी कि लड़कियों की लत लग चुकी थी। जिस भी लड़की के साथ वह रहता, उस लड़की को करीब 1 से 2 महीने उसके साथ गुजारता, उसके बाद उससे झगड़ा करता और उसको छोड़ देता। इसी बीच एक लड़की से उसकी मोहब्बत हो जाती है जिसका नाम रागिनी रहता है। रागिनी से बेहद मोहब्बत करने लगता है। तभी उसकी नौकरी लग जाती है रेलवे के 4th ग्रेड में, यानी कि वह रेलवे के 4th क्लास का कर्मचारी बन जाता है। अब उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लगता है। घर वाले जब सुनते हैं कि लड़के को मेरी नौकरी लग गई है तो वह घर पे रामायण कहवाते हैं और सभी मोहल्ले वालों को बुलाते हैं। उस लड़के का बहुत ही नाम होता है कि लड़का हो तो राहुल जैसा हो। राहुल देखने में भी काफ़ी सुंदर था। मोहल्ले की लड़कियां और सभी लोग उसको काफ़ी अच्छा समझते थे और लड़का बेहद खूबसूरत था। कुछ दिनों बाद वह रागिनी से बात करने लगता है। अब बात आगे बढ़ती है तो वह रागिनी से मिलने के लिए बुलाता है, मिलने के लिए कहता है। रागिनी उससे मिलने के लिए जाती है। रागिनी जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वह रागिनी से संबंध बनाने की कोशिश करता है। रागिनी मना कर देती है।
दरअसल जो रागिनी की उम्र रहती है वो महज 16 साल रहती है और लड़के की उम्र 25 साल रहती है। दोनों में कई दिनों से ऐसे ही मिलना जुलना जारी रहा। लड़का एक फ़ोन लेता है और 2 सिम लेता है। उस फ़ोन में वह एक नई सिम डालता है और वह अपने गर्लफ्रेंड को, रागिनी को दे देता है और जो एक सिम होती है वह अपने फ़ोन में लगाता है। उससे सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड से बात किया करता था। बात कई दिनों तक चलती रही। एक दिन पता चलता है कि रागिनी के घर वाले कहीं जाने वाले हैं। वह रागिनी के घर जाता है लेकिन रागिनी उससे मिलने से इनकार कर देती है। फिर वह निराश रहता है, कुछ दिन रागिनी से बात नहीं करता है। रागिनी पागल हो जाती है उससे बात करने के लिए। फिर एक दिन वह फ़ोन करता है और बात करने लगता है और रागिनी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चाहत है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? रागिनी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन यह सब सही नहीं है, यह सब मैं शादी के बाद करूँगी, अगर इतना ही जल्दी है तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वह व्यक्ति शादी अभी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी बहन की शादी पहले हो और उसकी बाद में हो। एक दिन रागिनी के परिवार वाले यानी कि उसके माता पिता सिर्फ उसके साथ रहते थे, वह कहीं गए होते हैं, घर पे कोई नहीं रहता है। लड़के को पता चल जाता है कि उसके घर पे कोई नहीं है। वह रागिनी से मिलने के लिए जाता है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। रागिनी दरवाज़ा नहीं खोलती है लेकिन वह ज़बरदस्ती करता है और दरवाज़ा खोलता है और वह उसके कमरे में चला जाता है। दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं लेकिन बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा होता है। रागिनी से वह संबंध बनाना चाहता था, रागिनी मना कर देती है। रागिनी उसको बाहर निकालती है और घर पे दोबारा न आने की नसीहत देती है। फिर अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह करीब 9 सितंबर 2023 की यह बात है। सुबह करीब 7 बजे एक जगह रहती है मरीनगंज टाउन बाईपास के पास, एक लड़की की लाश मिलती है। लाश बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है। कुछ राहगीर लाश को देखते हैं तो वह पुलिस को फ़ोन करते हैं और जब पुलिस पहुंचती है और देखती है कि लाश बिल्कुल नग्न अवस्था में है और किसी नई लड़की की है, यानी कि एक ऐसी लड़की की है जो अभी नाबालिग है। पुलिस शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह लाश बगल के पास के ही एक कस्बे की है। उनके परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है, परिवार वाले आते हैं, उनको पता चलता है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है, मेरी बेटी की लाश मिली है। वह चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दौड़े भागते किसी तरह से अपनी बेटी की लाश के पास पहुंचते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि यह लाश आपकी बेटी की ही है। माँ और पिता दोनों बोलने की हालत में नहीं होते लेकिन वह बताते कि यह मेरी ही बेटी है। पुलिस पूछती है कि आप कहाँ थे तो वह बताता है कि मैं कल से कहीं बाहर गया हुआ था किसी दोस्त के यहाँ और मेरी बेटी घर पे अकेली थी। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। माता पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज करती है। परिवार वालों से पूछताछ करती है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है मगर कुछ भी पता नहीं चलता है। कई दिन हो जाते हैं, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस इस केस को लेकर परेशान रहती है। तभी माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता लगाते हैं कि केस में क्या बढ़ोतरी हुई है, पुलिस कहाँ तक पहुँची है। तो पता चलता है अभी कुछ हाथ नहीं लगा है। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है लेकिन उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक वहाँ इंस्पेक्टर जो होते हैं वह बताते हैं कि मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। माँ बाप इसके लिए राज़ी हो जाते हैं। उनके घर जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी का कमरा कौन सा है। माँ बाप बताते हैं कि बाएं वाला कमरा मेरी बेटी का है, किचन के जो बाएं साइड का कमरा है वह मेरी बेटी का है और इधर हम लोग रहते हैं। वह बेटी के कमरे में जाते हैं और तलाशी लेते हैं
तभी एक डायरी मिलती है और डायरी में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक नंबर लिखा रहता है, फ़ोन नंबर लिखा रहता है और कई सारी बातें लिखी होती हैं। पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है तो वह नंबर बंद रहता है। जब पुलिस पूछती है कि आपकी बेटी कोई और भी नंबर इस्तेमाल करती थी क्या, तो पिता बताता है कि नहीं, वह सिर्फ एक ही नंबर यूज करती थी। पुलिस इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है तो उससे कुछ खास पता नहीं चल पाता था। तभी पुलिस उस नंबर पे जो नंबर बंद आ रहा था उसकी ट्रेस करती है, उसकी सारी डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि हत्या से यानी कि मर्डर से एक दिन पहले तक वह नंबर चालू था। पुलिस उस नंबर पे पहुंचती है, उस एड्रेस पे पहुंचती है तो पता चलता है कि वह एड्रेस एक शुभ्र मालाकर नाम के लड़के का रहता है। पुलिस उसको पकड़ती है और पूछताछ करती है तो वह बताता है कि एक लड़का जो कि उसका दोस्त है, राहुल दास, जो कि लड़की का बॉयफ्रेंड रहता है, वह उसके साथ मिलकर एक 2 सिम खरीदता है और वह राहुल को दे देता है। राहुल वो एक सिम अपने यूज करता था और एक अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। अब उसके ज़रिए पुलिस अपराधी तक पहुंच चुकी थी। राहुल दास जल्द ही गिरफ्तार होता है और उसके साथ एक और लड़का भी गिरफ्तार होता है जिसका नाम विप्लव पाल रहता है। दरअसल उस रात को राहुल दास के साथ उसके 2 दोस्त भी गए थे और जब राहुल दास से पूछताछ होती है तो वह बताता है कि मेरे साथ 2 दोस्त भी गए थे। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि जब लड़की मर चुकी थी तब उसके साथ सेक्स किया गया था और एक नहीं 3 लोगों ने नाबालिग मृत शरीर के साथ संबंध बनाए थे। अब पुलिस जब यह बात सुनती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती तो हैरान रह जाती है। तभी एक और बात खुल करके आती है कि सबसे पहले उस लड़की का गला दबाया गया था और जब लड़की मर जाती है तो तीनों मिलकर बारी बारी उसके साथ संबंध बनाते हैं। फिर तीनों उसको लेकर पास के ही एक जगह रहती है, मरीनगंज टाउन बाईपास के पास फेंक कर चले जाते हैं और साथ में जो सिम से लड़की बात करती थी वह सिम भी लेकर चले जाते हैं, वह फ़ोन भी लेकर चले जाते हैं ताकि किसी को कुछ शक ना हो। लेकिन अपराधी पुलिस की जो हाथ होते हैं, जो कानून के हाथ होते हैं, लंबे हाथ होते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि अपराधी कहीं ना कहीं कितना भी गुनाह बड़ा कर ले, कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा। तीनों पकड़े जाते हैं और पुलिस उनको जेल भेज देती है। रवि और उनकी माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, बार बार पुलिस के सामने कहते हैं कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। पुलिस डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे ने ही कत्ल किया है, हमारे पास पूरे सबूत हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं कि अब तो मान जाओ, तुम्हारे ही बेटे ने कत्ल किया है, जिसको तुमने इतना प्यार से पाला पोसा, जिसके लिए पार्टियां दी, डीजे बजाया, और एक लड़की जो तुम्हारे घर में है आज तुम्हारी इज्जत बचा रही है। दरअसल तीनों को जेल भेज दिया जाता है, तीनों को गंभीर आरोप में कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। जो जज साहब होते हैं वह फैसला देते हैं और वह भी हैरान रहते हैं ऐसी केस से जिसमें एक लड़की का पहले गला दबाकर मारा जाता है क्योंकि वह जीते जी अपने माँ बाप की सम्मान की रक्षा कर रही थी, अपनी इज्जत की रक्षा कर रही थी और अपने साथ संबंध नहीं बनाने दे रही थी, अपने प्रेमी को रोक रही थी। अब प्रेमी को गुस्सा आ जाता है और ज़बरदस्ती तीनों मिलकर गला घोंटते हैं लड़की का और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। इस कहानी का जो मूल रूप है आप सभी को सतर्क करना है।
आप भी सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने बच्चों पे ध्यान दें। कभी भी अपने बच्चों को या बच्चियों को अकेले घर पे ना छोड़ें। आजकल का ज़माना इतना ख़राब है कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है रहीम सिंह, शिवम सिंह हैं, प्रियम दास हैं, उत्तम सिंह हैं, रमेश यादव हैं, राजेंद्र प्रताप हैं, महेंद्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारी वीडियो डेली देखते हैं, अपना प्यार सपोर्ट देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में हमारे व्यूअर को शेयर किया जाए या आपका जन्मदिन हो तो भी आप हमारे व्यूअर के साथ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी जब भी आप कमेंट करेंगे और हम आपकी खुशियों में शामिल होंगे। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।